अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर, मेरे साथ और मुझे कहते हैं सुहाव सर। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। चूंकि आज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है तो वीकेंड की थकान और मंडे ब्लूज सब दोनों चीजें मिलती हैं, तो माँ सिवाय इस चीज की हमने दिन को देर से शुरू करते हैं कोई रिजल्ट हमारे सामने आता नहीं है, क्योंकि हम वीकेंड से निकल नहीं रहे होते और अपने काम के मोशन में जा नहीं रहे होते। लेकिन एक चीज से निकलकर दूसरी चीज में जाने में कितना वक्त लगता है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसी नोट से आज के दिन का आगाज कर लेते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिंदगी में किसी की कही हुई कोई बात, कोई हादसा, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा एक्सीडेंट अगर आपके साथ हो जाए तो उससे निकलकर किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे लाशोर में कहीं ना कहीं वो चीज इस तरह से एग्जिस्ट करती है कि हम उसे डिग आउट नहीं कर सकते, उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये कितना मुश्किल अमल है, लेकिन एट द सेम प्लेस ये कितना ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी में हमेशा हम कोशिश करते हैं या इस तगोदों में रहते हैं कि अपने आप को बेहतर करें, सेल्फ ग्रोथ पर काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि जिंदगी में जो चीजें हमारी दस्तरस में नहीं होती उसको हासिल करने की तगोदो, मेहनत और कोशिश मुसलसल जारी रहती है। इसमें सबसे अहम फैक्टर है ख्वाब देखना। सबसे अहम फैक्टर है कि आप वो चीज देखें कि जो चीज आप पाना चाहते हैं उसकी ख्वाहिश भी करें, उसका ख्वाब भी देखें, लेकिन खुलती आंखों से, जागती आंखों से। ये बड़ा एक अहम बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है। अगर आप इसकी इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करें कि आप सोते हैं तो सोते में ख्वाब देखते हैं तो वो ख्वाब आपके लाशोर में होता है, सुबह उठते हैं आधा याद होता है, आधा नहीं होता। लेकिन जो जागती और खुली आंखों से आप ख्वाब देखते हैं वो आपकी ख्वाहिशात होती हैं, वो चीजें होती हैं जो जिंदगी में आप पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के साथ साथ अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करने के लिए, या आपसे मुंसलिक लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए। तो ख्वाब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके लिए सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम नहीं करते। इसलिए उठे और उठे टाइम से उठे ताकि आज रात को आप टाइम से सो सके, आपकी रूटीन थोड़ी सी बेहतर हो सके। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज इस सब्जेक्ट से कर लेते हैं कि आजकल हमारा फोकस, मेनली फोकस हेल्थ पे है। वो बड़े हों, बूढ़े हों, किसी भी एज स्पेक्टर की हम बात करें तो हमारी ज्यादा कोशिश ये कि सेहत बच्चों की हो, बड़ों की हो या बूढ़ों की हो, तंदुरुस्त रहेंगे तो कोविड-19 जैसी वबा के इस टेन्योर में हम जिंदा रह सकेंगे। और अच्छी बात है, हमारा फोकस होना भी इस चीज पर चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा तमाम तर फोकस जो है जब वो कोविड-19 पर आया है तो बहुत सारी चीजों से हम डी फोकस हो गए हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आपके माहौल के मुताबिक भी हैं, उसके अलावा आपकी जो चीजें एडवांस हो गई हैं उसकी वजह से भी हम बहुत सारी कुताहियां कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला वालिदैन के लिए आज जो वालिदैन को दरपेश है, जो वो फेस करते हैं, वो बच्चों की मुकम्मल ग़िज़ाइयत है। बच्चों की मुकम्मल ग़िज़ा, हमें लगता है कि बच्चे की ख्वाहिश के मुताबिक अगर उसे बर्गर, शॉर्मा, नगेट्स, सॉसेजेस जैसी चीजें दी जा रही हैं तो इसका मतलब उसका पेट भर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसकी नशोनुमा बेहतर हो रही है, या जो ग़िज़ाइयत आपके बच्चे को आपकी इस एज में चाहिए, जो कि ग्रोइंग एज होती है, वो उससे मिल रही है। ये एक सवालिया निशान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आजकल की आम प्रैक्टिस है कि वालिदैन के तरीके परवरिश जो है वो चेंज हो गया है। बच्चों की ख्वाहिशात के मुताबिक हम उनकी बात मान भी लेते हैं, उनकी ख्वाहिश को पूरा भी कर देते हैं, लेकिन सारी जिंदगी सेहतमंद रहने की हम क्या सामान तैयार कर रहे हैं, इस पर हम आज डिटेल में बात करेंगे कि जबरदस्ती से, मॉडरेट वे में सही, लेकिन बच्चों को सही नशोनुमा के लिए अच्छी ग़िज़ाइयत देना कितना ज्यादा जरूरी है और हम कितना इसमें कामयाब हैं। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है इस पर खास तौर पर बात करने के लिए स्पेशलिटीज है और इनसे बात करेंगे और आपके सवालात को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपका तारुफ करा देती हूँ, डॉक्टर सैयद हमजा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिटेल से सवाल से बात करेंगे कि आपके बच्चों को कौन कौन से मसले हैं और उनको मसलों का हल जो है वो डॉक्टर साहब के पास है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सर आपके आने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, 12 मेरे शो में आ चुकी हैं, बड़ी डिटेल में आपको टिपिकल तरीकों से इसका तरीका इलाज जो है वो हम बताएंगे। घर में रहकर आसान हल क्या है आपके पास। हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपके आने का बेहद शुक्रिया। सर आपसे आगाज कर लेते हैं डॉक्टर साहब, ये बड़ा एक मसला हो गया है कि बच्चों का जो दिल करता है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन्हें वो दें, क्योंकि एटलीस्ट माँ ये सोचते हैं कि चलो कुछ खाएगा, पेट भरेगा। लेकिन पेट भरना और आपकी नशोनुमा का सामान, वो ग़िज़ाइयत से भरी भरपूर खुराक देना, ये बड़ा जरूरी अमल है। अब जिन चीजों में प्रॉपर वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बच्चों को देना जरूरी है, वो बच्चे पसंद नहीं करते। अब दोनों को मिलाकर क्या मिक्सचर ऐसा हो, क्या हमारे पास हल है कि बच्चों की नशोनुमा भी हो और वो जो टेस्ट चाहते हैं, जो खाना पसंद करते हैं, वो भी खा सकें?
जी बहुत शुक्रिया। आपने इसमें जैसे फरमाया कि बच्चों को पिज़्ज़ा है या बर्गर है या शॉर्मा है, जो भी चीज़ें पसंद दे रहे हैं, तो बच्चों को तो नहीं मालूम होता कि ये क्या चीज़ है। बच्चों को इंट्रोड्यूस कौन करवाता है? पेरेंट्स ही करवाते हैं, या हम लोग ही बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। या जिस तरह से अभी उसमें अगर आप उसको नगेट्स दे रहे हैं तो उसकी जगह आप घर में भी कोई अच्छी जो हेल्थी फूड है वो बनाकर आप उसको दे सकते हैं बच्चे को। या कोक्स अगर आपने बच्चों को दे दी हैं, या कोई भी ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक दे रहे हैं जो उसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसमें यकीनन वो जो है वो आप उसको बता रहे हैं कि बेटा आपने ये चीज़ पीनी है, आपके लिए खराबी है। बच्चा बाजार से जाके बाइक नहीं करता, या जिस एज में बच्चा एक एज होती है उस टाइम उनको नहीं पता होता कि क्या चीज़ लेनी है और क्या नहीं लेनी। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो बच्चों को क्या डाइट प्लान दे रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं। जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर आते हैं, बच्चों की हाइट्स में सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम करते हैं हाइट इंक्रीज करने में। इसकी वजह से विटामिन डी लेवल आपका जो है बॉडी में वो नहीं बनता, कम होता रहता है, और जो है इस तरह नशोनुमा नहीं होती, तो हाइट के ग्रो के बहुत सारे पेशेंट इस तरह के आ रहे हैं जिनकी हाइट ग्रो नहीं हो रही। और ये सारा डिपेंड नहीं करता है कि आपका जो न्यूट्रिशन प्लान है, ये जो आप डाइट ले रहे हैं, उसमें वो चीज़ ग़िज़ाइयत मौजूद है या नहीं। वही आप वाली बात कि सिर्फ पेट भरना जो है वो का मकसद नहीं है, ग़िज़ाइयत लेना भी इसमें मकसद होना चाहिए कि आपकी जो डाइट है वो आपको कितना भरपूर आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर रही है, आपकी दूसरे मामला उनको बेहतर कर रही है। डॉक्टर एक बात ये भी है कि चले अगर हमने बच्चों को ये मॉडरेट चीजें देनी है, बिकॉज अगर हम बच्चों को आदत ना भी डालें तो सोशल मीडिया का एरा है, टेक्नोलॉजी है, हम लोग एड्स देख के बड़ा एडमायर करते हैं, फेंटिसाइज करते हैं चीजों को। अगर XYZ ब्रांड्स का तो मैं नाम नहीं लूंगी, अगर हम किसी को एड में देख लें तो हमें लगता है कि ये चीज हमें ट्राई करनी चाहिए। और बच्चे चूंकि आजकल उनकी स्क्रीन टाइमिंग काफी ज्यादा है, तो जो कमर्शलाइजेशन होती है, जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, तो उसके बाद बच्चा अपने आप को खुद इस चीज के लिए कन्विंस कर देता है कि मुझे एक रोटी की जगह एक बर्गर ही खाना है या एक शवारमे को ही प्रेफर करना है। लेकिन मेड फॉर होम, मेड फ्रॉम होम, ये किस तरह से हम इस चीज को, इस पॉलिसी को घरों में इंप्लीमेंट करना इस वक्त कितना ज्यादा जरूरी हो गया, ये बड़ी एक अहम बात है। लेकिन साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि बड़ा जरूरी है ये कि आप ये चीजें घर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगेन वही काहली, वही सुस्ती जो कि हमारे अंदर अब आ चुकी है, चाहते हुए भी वालिदैन भी बच्चों के लिए तगोदो उस तरह से नहीं करते। कितना नुकसान हो रहा है। अब ये वबा है, तो जब हमारे बच्चे जो आजकल 4 साल के, 5 साल के, 20 साल बाद जब वो बड़े होंगे, तो खुदा ना खास्ता इसके कोई साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स तो कोविड-19 के होंगे, उनका इम्यून इस वक्त बेहतर करना कितना ज्यादा जरूरी है, और ये चीजें कितना डैमेज कर रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो माँ बाप की अवेयरनेस है कि माँ बाप को पता होना चाहिए कि जो खुराक बच्चे हमारे खा रहे हैं, कल को इसके माँ बाप असरात जो हैं वो सामने आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जितने भी नॉन सिंथेटिक चीज़ें हम लोग आदी हो चुके हैं, और जैसा आपने बताया कि जिन चीज़ों को हम ऐड में देख के उसमें बड़ा एक सेहतमंद बेबी बना हुआ है और वो बिल्कुल सिंथेटिक, चाहे वो जैम की शक्ल में है, चाहे मायोनीज की शक्ल में है, चाहे वो कोई बच्चों के कुछ ऐसे वो टॉनिक्स की शक्ल में दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं। इनफैक्ट जब तक आप बच्चों को कुदरती ग़िज़ा नहीं देंगे, माँ बाप की अवेयरनेस नहीं होगी कि किस चीज़ के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, किस चीज़ में मैग्नीशियम पाया जाता है, किस चीज़ में जिंक पाया जाता है, और किन चीज़ों में B12, ये वो डेफिशिएंसीज हैं जो बच्चों की हड्डियों की बढ़ोतरी के हवाले से, बच्चों की ज़हनी नशो-नुमा के हवाले से, और बच्चों की जो एक सलाहियत है कॉन्फिडेंस पैदा होने का, जो उनमें एक मेयार पैदा होता है जो हेल्थ से, ये सारी चीज़ें उससे मुतासिर होती हैं। कमी है, बिल्कुल सर, कमी है। तो मैं वालिदैन को यही इल्तमास करूंगा कि बच्चों को कुदरती जो अल्लाह पाक ने चीज़ें बनाई हैं, जैसे शहद है जिसका कुरान में भी जिक्र है, तमाम बच्चों को शहद की आदत डालें। अगर वो मशरूबात पीना चाहते हैं तो उसका पानी मिला के आप पिला सकते हैं। अगर वो जैम की शक्ल में भी अगर आप शहद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतरीन टॉनिक है। शहद के अंदर तमाम न्यूट्रिशन मौजूद है जो एक हेल्दी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फूड की, आपने बात की तो मैं इसी बात को सेकंड करती हूँ। बड़ा रुझान है इस चीज़ का कि हम प्रोसेस फूड को बड़ा प्रेफर करते हैं। कितने अरसे दराज से वो फूड बनाकर फ्रीज में रखा गया है या उसको फ्रीजर में रखा गया है, तो वो हम उस तरह से ले आते हैं, फिर हमारे फ्रिज में भी वो कई महीनों तक पड़ा रहता है, और फिर उसको बड़े आराम से हम एयर फ्राई करते हैं या फिर लाइट फ्राई करते हैं या समटाइम डीप फ्राई करते हैं और करके हम बच्चों को दे देते हैं। इसका कितना बड़ा नुकसान है। रिसर्च अब क्या कहती है, जो रिसर्च आर्टिकल्स इस हवाले से लिखे गए हैं, डॉक्टर साहब इसमें थोड़ी रोशनी डालिएगा कि अब तक जो रिसर्च कर ली गई है उससे क्या क्या प्रोसेस फूड से बच्चों में, मैं कमियों की बात नहीं करूंगी, बीमारियों की बात करूंगी कि प्रोसेस फूड से क्या क्या बीमारियां जन्म ले रही हैं। लेकिन इसमें तो रिसर्च तो अब आ रही है ना, ये तो आज से 1400 साल पहले भी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ में फरमा दिया गया है कि जो रात का खाना है सुबह बने, ठीक है जी, इसको भी आप इस्तेमाल नहीं करें। इसमें भी रात में या फ्रिज में जो अगर ऐसा भी आप रख देते हैं जो चीज़ें खाना, सुबह इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। बासी खाना कहते हैं ना, ठीक है ना, लेकिन बासी खाने को फ्रीज करके सालों साल चला लेते हैं। वो आप रात का खाना भी सुबह नहीं खा सकते।
जो आपकी आज की रिसर्च जो कह रही है, यह 1600 साल पहले भी ये फरमा दिया गया था कि ये चीज़ें जो है नुकसानदेह है, हमेशा ताज़ा पकाएं, कम पकाएं और उसको खाएं, यानी बहुत ज़्यादा उसको आपने बनाना भी नहीं और वो भी चीज़ भी नहीं करनी। और इनके जारी बात है इसके इसमें जब बैक्टीरिया इसमें जब आ जाते हैं तो वो फिर हेल्थ के लिए नुकसान देते हैं, आपकी सेहत के लिए। अच्छा, एक बात आपकी बात को सेकंड करूंगी, क्योंकि एक मतलब बातों से बातें ड्राइव होती है तो हमें अपना पता चलता है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं और हम कितना नुकसान उठा चुके हैं और आप भी इसके आफ्टर इफेक्ट्स आना बाकी हैं। एक तो हम या तो चलो प्रोसेस फूड को यूज करते हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन जो घरों में खाने बनाए जाते हैं, हकीम साहब इस पर रोशनी डालिएगा कि अभी ईद गुजरी है, हमने गोश्त बनाए और हमने कोशिश की कि प्रोटीन के साथ साथ तमाम कमियां जो हमारे जिस्म में थी, वो विटामिन से कैल्शियम वो पूरी हो गोश्त खोरी से, लेकिन हम खाना बनाते कैसे ही बड़ा मैटर करते हैं। हम इतना एक्सट्रीम पे जाके, हमारे घर की माएँ बहनें जो हैं, हम लोग खाबों के शौकीन हैं, हम बनाते बहुत ज्यादा, भूनते बहुत है खाने को, वो सब्जियां हो या फल हो, उसकी अपनी गजाइत कितनी कम हो जाती है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जब एक चीज को बहुत पकाया जाता है। देखें, पहले वक्तों में मिट्टी की हांडी होती थी और सरसों का तेल होता था और जो भी मौसमी सब्जी होती थी वो बनाई जाती थी। अब सिंथेटिक दौर है, फ्रोजन का दौर है कि जो मौसमी सब्जियां नहीं है वो भी बनाई जा रही हैं। अब आप ये देखें, जैसे आपने जिक्र किया कि अभी ईद गुजरी है, लेकिन ईद गुजरी है तो हर घर में तकरीबन गोश्त मौजूद है, उसके बावजूद आप किसी बारबेक्यू शॉप पे चले जाएं, किसी बर्गर की शॉप पे चले जाएं, किसी जनाब उसमें चले जाएं, आपको रश मिलेगा और ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरी बात यह है कि हम अपनी खुराक को कैसे मुअस्सर बनाएं। वालिदैन को चाहिए कि जो कुदरती चीज़ें अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, जैसे अदरक है, लहसुन है, ज़ीरा सफ़ेद है, कलौंजी है, ये वो अज्जा हैं जब आप खुराक खाने के अंदर डालेंगी तो खाना जो है इनकी न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाएगा। कलौंजी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तमाम बीमारियों के लिए इसमें शिफा है। तो आप इसको शिफा की नीयत से 7-8 दाने कलौंजी के अगर हांडी में डाल देंगे तो पूरे घर के लिए वो मंबई शिफा बन जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ जब आप ये हमारी किचन की रेसिपीज हैं, जीरा सफ़ेद है वो आपके कासरे रिया है, एपिटाइजर है, आपके अंदर यूरिक एसिड के जो मसाइल हैं, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल के जो मसाइल हैं, इवन के जो लीवर के इश्यूज हैं, फैटी लीवर के, अगर आप जीरा सफ़ेद की एक माकूल मिकदार हांडी में डालेंगे तो उस हांडी के अंदर जो उसकी तलखी, हिद्दत और जो उस गोश्त की जो ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी आपके अंदर नुकसान पैदा नहीं होंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो घर की ख़वातीन हैं उनको इस बात पर जोर देना चाहिए कि घर के अंदर अदरक, लहसुन, पुदीना और अजवाइन, ज़ीरा सफ़ेद और काली मिर्च, इनका इस्तेमाल जो है अपने खाने में भरपूर तरीके से किया जाए। इसके अलावा हम लोग जो घरों में नमक वाइट यूज़ करते हैं वो भी सिंथेटिक नमक है। नमकियात हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आप लोग पिंक नमक, पिंक साल्ट जो कुदरती जो है ना केमिकल से बिल्कुल मुबर्रा है वो इस्तेमाल करें। इसी तरह आप मुख्तलिफ देखें, खाना तो आपने खाया है, खाने के साथ आपने जो हमारे सुन्नत के ऐन मुताबिक जो हमारे अहकामात हैं, जो हमारी तालीमात हैं कि खाने के फिलफोर पानी ना पिए। इसी तरह ये कहा गया है कि खाना जो है वो आप 3 हिस्सों में खाएं। मिसाल के तौर पे एक हिस्सा आप अपनी खुराक के लिए रखें, दूसरा हिस्सा आप अपने पानी के लिए रखें और तीसरा हिस्सा आप अपनी हवा के लिए रखें, ताकि आपका जो सांस का सिलसिला है वो भी बहाल रहे। लेकिन सर देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये कि हम खाना खाते हैं जब तक हम यहाँ तक भर ना जाएं, हम बाकायदा तौर पर हम अपनी भूख को खत्म नहीं करते, हम अपना पेट भरते हैं मुसलसल। और आपने जो बात की, मैं उस बात को ही आगे ड्राइव करना चाहती हूँ इस एतबार से कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इन तमाम तर सिचुएशन में वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि हमारे घर में मौजूद है, हमारे किचन में मौजूद है, वो हल जो कि आपने फिंगर टिप्स पे बता दिया, अदरक, लहसुन, शहद, कलौंजी, ये वो चीजें जो कि ऐसी दवाई है जो कि आप घर में बैठकर ही बना सकते हैं और आपने इसको दवाई के तौर पर खाना भी नहीं है, आपने तो उसको टेस्ट के तौर पर खाना है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी हमारे बच्चों में जिस चीज की डेफिशिएंसी है वो है विटामिन डी। विटामिन डी के अलावा जो एक आम हम लोग कमी देखते हैं औरतों में भी, खवातीन जो कि जिस एज की भी हैं, जवान हैं या फिर मदर्स की बात की जाए या बच्चों की बात की जाए, कैल्शियम की कमी भी आम है। विटामिन डी की अगर बात की, हर 10 में से 6 बच्चे जो हैं विटामिन डी की कमी का शिकार हैं और ये चीज़ आपके अंदर परवान चढ़ती चली जाती है और आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता। डॉक्टर साहब, इस पर जरूर रोशनी डालिएगा, कौन सी ऐसी घर में ऐसा फूड है
ऐसी डाइट प्लान है, ऐसी चीजें हैं जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी को बच्चों में दूर किया जा सकता है और बच्चे उससे दूर हैं? इसमें देखिए सबसे पहले तो जो चीज़ आ जाती है ना कि नेचुरली सोर्स क्या है आपका विटामिन डी लेने का, तो उसके लिए है सुबह की धूप। जब नमाज फजर के बाद सुबह जब सूरज निकलता है तो उस टाइम अगर आप धूप में थोड़ी देर बैठ जाएं तो आपको बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन विटामिन डी मिल रहा है, बगैर किसी खुराक के, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी पैसों के। क्या बात है। आप बेहतरीन उसको जो नेचुरल सोर्स है, क्योंकि नेचुरल कुदरत से हम दूर होते जा रहे हैं और आर्टिफिशियल लाइफ को हम गुजारते जा रहे हैं। जब 10-11 बजे आप उठेंगे और उसमें लाइफ स्टाइल में आपके उसमें धूप नहीं है, आप एसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों में एसी है, हर चीज़ जगह है, तो वो चीज़ें नहीं है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है जैसे आपका दूध है। अब दूध देखें, दूध अगर आपको खालिश मिल रहा है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी किसी भी इसमें आ रही है। Exactly. और फिर ये चीज़ है कि जब आप इस चीज़ की कमी को पूरा नहीं कर रहे किसी भी चीज़ से, ऊपर से आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप उस लेवल को मजीद नीचे लेकर जा रहे हैं। आप अपने उन चीज़ों को आप जब पूरा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर चीज़ें पूरा होंगी। सब्जियां हैं, फल हैं, इस तरह इसका इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। दालों का, गोश्त का इस्तेमाल कम करें तो आपकी ज़ाहिर बात है सारी बॉडी में हर चीज़ें खुद ब खुद आ जाती है। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, ये चीज़ें फायदेमंद है सारी। विटामिन ए जिन चीज़ों में है, ये विटामिन डी है। आजकल तो जरूरत ही नहीं ना आपको किसी न्यूट्रिशन के पास जाने की जरूरत ना किसी और के, इंटरनेट का दौर है। आप कोई भी चीज़ इस पर लिखें गूगल पे, आपको बता दें कि ये 20 चीज़ें इसमें, ये चीज़ें ये फायदा दे रही हैं आपको, ये नुकसान दे रही हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अब हम देखिए हम गूगल किन चीज़ों को करते हैं। अगर बच्चों के टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, बच्चों की ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक देने की हम बात कर रहे हैं, तो हम इंटरनेट को फॉर द सेक ऑफ डाइट प्लान्स हम लोग लिख रहे होते हैं कि हमने डाइट करनी है, वांट टू लूज दिस केजी, वांट टू लूज दिस केजी, और जो चीज़ें आ जाती हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए अपने आप को हम कन्विंस भी कर लेते हैं। लेकिन अपने आप को कन्विंस इस बात पर क्यों नहीं करते कि हमें ये तमाम चीज़ें करना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना जिंदा रहना ज़रूरी है। आपके बच्चों में जिस चीज़ की कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा और आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि जब एक चीज़ के बारे में कह दिया, फॉर एग्जाम्पल दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, आपका बच्चा दूध नहीं पीता, तो आपने किस तरह से उसे कन्विंस करना है। आप नेट से ये भी तो देख सकते हैं कि बच्चों को दूध पिलाने के मुख्तलिफ तरीके, या ये भी देखा जा सकता है कि आप दूध में अगर कुछ मिला रहे हैं, कुछ चॉकलेट्स मिला दें, कोई बादाम मिला दें, खुश मेवाजात, ये वो चीज़ें जिससे आपकी एक चीज़ अट्रैक्टिव हो जाती है और बच्चों से आइसक्रीम फॉर्म में या स्मूदी फॉर्म में भी खा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि काम करने वाले हैं तो किए जाएंगे तो ही इसका रिजल्ट निकलेगा। हकीम साहब इस हवाले से बताएगा कि दूध के बारे में कहा गया कि एक मुकम्मल ग़िज़ा है, बच्चों में बाकी बड़ी कमी है। अब हमें हर चीज ना एक अट्रैक्टिव फॉर्म में चाहिए। हमें स्मूदी देंगे बच्चे शौक से, आइसक्रीम देंगे बच्चे शौक से खाएंगे, खाली अगर आप उन्हें दूध का गिलास देते वो कभी ही नहीं पिएंगे, उन्हें लगता है कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। तो वालिदैन को क्या इस एतबार से करना चाहिए कि जो चीजें जरूरी है उसको नए फॉर्म में दिया जाए? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि दूध को मुख्तलिफ शक्लों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कस्टर्ड है, वो भी दूध में बनता है, और अगर आप घर में कस्टर्ड बनाएंगे, और वो मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा कस्टर्ड को नापसंद करे, लेकिन चूंकि ये माँ बाप की आलकस होती है, वो माँ सिवाय ईद के दिनों के आगे पीछे तो कस्टर्ड घरों में बनता नहीं है, तो कस्टर्ड की शक्ल में आप बच्चों को दे सकते हैं। उसमें आप ड्राई फ्रूट डाल लें, बादाम डाल लें, तो उससे क्या होगा कि बादाम में भी विटामिन डी है। उसमें आप सौगी डाल लें, देसी किशमिश, ये भी जो है ना रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है। फिर ये कि इसके अलावा आप जो है वो फ्रूट सैलड बना लें, उसमें आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को जैसे मौसमी फल आता है, जस्ट लाइक के आम आजकल आया हुआ है, तो आम के साथ आप मिल्क शेक बना दें, ठीक है। इसी तरह दूध में जितने भी हमारे खीर मशरूबात हैं, मसलन बादाम का शरबत है, मसलन संदल का शरबत है, ये वो हैं जिनकी जबरदस्त खुशबू और अरोमा है, ये आप बच्चों को शहद डाल के दूध में दे सकते हैं। यानी मुख्तलिफ तरीकों से माँ बाप बच्चों को दूध दे सकते हैं। अच्छा देखिए, एक और बात ये भी बड़ी अहम है, हकीम साहब आप भी इस बात को सेकंड करेंगे कि हमारे बात करना बड़ा आसान है। हकीम साहब आपने सजेशन दे दिया, मैंने ले लिया, डॉक्टर साहब डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस से सुन ली। मसला पता है कहाँ आता है? मसला आता है कि हमारे बच्चों को वाकई कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। हमारे बच्चे बड़े बाशऊर हो गए हैं और बाशऊर होने के साथ साथ चालाक भी हो गए हैं। अब आजकल की जनरेशन को तो कन्विंस करना है, किसी बात पे मनाना मतलब ऐसे है कि आप बहुत बड़ा महाज आपने खोल लिया और आप उनको कन्विंस करके उस चीज पर मना रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा अब हम बात करें डॉक्टर साहब, इस बारे में बात करना बड़ा जरूरी है कि बच्चों को कन्विंस करना मुश्किल हो गया है। आप कुछ भी कर लें, उन्हें वही चीज चाहिए जो कि उन्होंने टीवी पे देख ली है या उन्होंने किसी बच्चे को खाते हुए देख ली है, या इस तरह की चीजें। अब घर में रहकर हम माओ को इस एतबार से कि जो वो करती है बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। आपके घर के बड़े जो कर रहे होते हैं ना, आपने उसी को फॉलो करना होता है, और आप बचपन से एक बच्चे की आदत डेवलप नहीं कर रहे, वो देख रहे हैं।
कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किस तरह से आप एक चीज को यूज कर रहे हो। अब बच्चों में ये चीज बचपन से डेवलप करेंगे तो ही इस चीज की आदत पड़ेगी। 11 साल की उम्र में आप एक बच्चे को कन्विंस नहीं कर सकते, आप जो मर्जी करें। तो इस एतबार से आप क्या कहते हैं कि कौन सी एज ऐसी होती है जब बच्चा देख के परसीव कर रहा होता है, हमें अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी बात पक्की हो गई। मैं वही बता रहा हूँ कि बच्चे तो कोई भी सीख कर नहीं आता कुछ भी। अभी कोई भी चीज है, कोई भी काम है, वो सीख के नहीं आता। जब वो उस माहौल में जाता है तो उसको पता चलता है। बच्चे को नहीं पता कि बाजार से बर्गर मिलता है, बच्चों को नहीं पता बाहर से सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है, पिज्जा मिलता है, शवारमा मिलता है। ये आप लाड प्यार में बच्चों को खराब करना शुरू करते हैं। आजकल जैसे अभी आंखों के बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं बच्चों में, उसके अलावा जिसमें आर्टिस्टिक पेशेंट बहुत आ रहे हैं मेरे पास, आर्टिज्म के बच्चे जो होते हैं, जो जहनी तौर पे थोड़े से माजूर होते हैं, तो इनके लिए भी इनकी कॉज क्या बन रही है? जो सबसे बड़ी कॉज इनकी बन रही है वो बन रही है ये जंक फूड बन रहा है और मोबाइल फोन बन रहा है। मेरे पास 20 पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो ऑटिज्म के हैं और दुनिया में इसका इलाज नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है। मेरे पास इस टाइम सेटिस्फाई बच्चे आ रहे हैं जिनको 70 to 80% जिनके सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो गए हैं। और इन बच्चों में सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपकी आवाज के ऊपर ये सुनते नहीं है, आप इनका नाम लेके पुकारेंगे नहीं सुनेंगे, उधम मचाते हैं, शोर मचाते हैं, बच्चों आपके आई कांटेक्ट नहीं देते, सबसे बड़ी बात इनकी ये होती है। तो ये इसकी कॉज क्या बन रही है? मोबाइल फोन और जंक फूड। हेल्थी फूड जब तक, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब वालदा उसकी माँ अच्छा फूड नहीं लेगी, अच्छी खुराक नहीं लेगी, तो उसके सारे इफेक्ट्स बच्चे में आएंगे। और फिर जब बच्चे आ जाते हैं तो जाहिर बात है फिर आपने ही उसको बताना कि बेटा ये बर्गर है, ये शवारमा है, मुझे घर में बनाने का टाइम नहीं मिला, मैं नहीं पका सकी, आप इसी के ऊपर गुजारा करें। तो फिर बच्चे को आदत पड़ जाती है वही चीज की कि करे कौन। करेंगे तो बच्चे के लिए ना मेहनत करनी पड़ती, किसी भी चीज को आप परवान चढ़वाने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको उसकी परवरिश करनी पड़ती है, टेक केयर करनी पड़ती है, टाइम पढ़ना पड़ता है, 3 टाइम किचन में जाना पड़ता है। तो वो अगर आप लोग कर लेते हैं तो जारी बात है बच्चे का आपका हेल्थी है। अदरवाइज फिर आप डॉक्टर्स को पैसे दें और खर्चे अपनी चीजें। ऐसा देखिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों की मुकम्मल ग़िज़ा और खुराक की, लेकिन आपकी बात बिल्कुल वैलिड है इस एतबार से कि हम बच्चों को क्या फीड करा रहे हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ नुकसानात की बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि अगर हम फास्ट फूड दे रहे हैं, जंक फूड दे रहे हैं या प्रोसेस फूड बच्चों को दे रहे हैं और वो मुसलसल इसको खा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर बच्चे ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। बाहर देखने में लगता है कि बच्चा सेहतमंद है, उसकी चीक्स बाहर निकली हुई है, अच्छा खासा हेल्दी है, तो माँ कहती होती है कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चे ऐसे होते हैं। दरअसल वो हेल्दी नहीं है, वो ओबेसिटी का शिकार है। प्लस अंदर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, ग़िज़ाइयत की बात करें, तो अंदर से खोखला जिस्म माँ सिवाय बीमारी के और आपके कमजोर करने के आपको कुछ नहीं करेगा। तो ये ओबेसिटी का शिकार बच्चे जो है, इसके रूट कॉज क्या है, क्या इसका इलाज मुमकिन है, क्या इस पर काम किया जा सकता है, इसमें डिटेल में बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज मंडे है तो मेरे ख्याल से अब आपने अपने दिन का आगाज कर ही लिया होगा, बिकॉज मंडे को आपको कोई काम हो या ना हो, ये होता है कि चले आज आपने अपने नए वीक का आगाज करना है, तो आपकी कोशिश ये होती है कि चले जो काम हमने बिल्कुल पेंडिंग छोड़े हुए थे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, आज महाज खोलें और बाहर निकले और उसे करना शुरू कर दें। लेकिन आप अगर ये इमेजिन करके आज के दिन का आगाज करेंगे कि आज आपने जो काम करना है वो जरूर होगा, तो इंशाल्लाह वो काम जरूर होगा। लेकिन अगर हम ये सोच के उठेंगे कि अगर पिछले हफ्ते भी हमने इस काम को किया था वो नहीं हो सका, तो फिर इस हफ्ते भी आपको रिजल्ट सेम मिलेंगे। अब हम रिजल्ट्स की अगर बात करें तो वो रिजल्ट्स जो कि फॉर द टाइमिंग हमें नहीं आ रहे होते, लेटर ऑन आते हैं, वो दरअसल रिजल्ट्स नहीं, वो डैमेजेस होते हैं। अब हम ब्रेक में इस चीज को डिस्कस कर रहे थे अपने पैनल से कि हमारा कितना बड़ा मसला हमारी रूटीन का है, हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है। ये वाकई एक ट्रेंड है कि सारी सारी रात बच्चे जागते हैं। ऑब्वियसली बच्चे जागेंगे तो उनके रूटीन इस तरह सेट हो जाएगी कि आप रात को जब जागते हो तो आपको क्रेविंग्स होती हैं, आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, जब तक जागते हो तब तक खाते हो, और खाने के अगर घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप सो जाएंगे तो आपकी बॉडी सारी रात स्ट्रगल और मशक्कत के साथ उस खाने को डाइजेस्ट करने में गुजार देगी। तो फिर जब आपकी बॉडी को आराम चाहिए, आप सो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी एक्टिव है, आप सो रहे हैं लेकिन आपका दिमाग एक्टिव है, आप सो रहे हैं लेकिन ऑपरेशन जारी है, तो फिर इस तरह से आपकी ग़िज़ाइयत जो आपको मिलनी है वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, मसला है, फैशन है, व्हाट इज इट बेसिकली कॉल्ड? हम क्या करते हैं, माँ बाप तो चले जाग ही रहे होते हैं, अब बच्चों को भी ये ट्रेंड है कि बच्चे माँ बाप ना बड़े आराम से बता रहे होते हैं, प्यार से और फख्र से, कि ये मेरा बच्चा तो 2 बजे से पहले सोता ही नहीं है। तो ये रात का जो खाना है, कभी किसी ने आपको इस तरह से कहा कि आए डॉक्टर साहब आज मैं आपको सुबह नाश्ता कराता हूँ, आपकी दावत है, हर बंदा डिनर पे इनवाइट करता है, कितना बड़ा नुकसान है ये बच्चों को भी रात को खाना खिलाना।
जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रही हैं। इसमें सबसे जो चीज़ आती है वो है आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। हमने आसानियाँ पैदा कर ली हैं अपने लिए बहुत ज़्यादा। अब रात को मोस्टली मेरा ख्याल है को 80% जो हमारी यहाँ पॉपुलेशन है, इनका काम ही है कि रात को 10 बजे 11 बजे सोना, खाना खाना और उसके बाद सो जाना। अब उसमें क्या होगा, बिल्कुल वही बात है कि मशीनरी आपकी काम कर रही है, आप सोए हुए हैं, और आपका उससे क्या होगा, शुगर लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, किडनी आपके उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इन मशीन को काम होता है, जब इंसान सो जाता है ना तो नेचुरल तौर पे आपको ये रफू का हो रहा होता है, वो सोया होता है तो मशीनरी होती है वो आपको सी रही होती है, जहाँ जहाँ से आपका पूरे दिन में डैमेज हुआ वो चीजें क्लियर हो रही होती हैं। तो जब आप सो जाएंगे खाना खाते साथ ही, उसके बाद फिर लेट सुबह उठना, अगर सुबह उठ के आप अपनी एक रूटीन बना लें, अगर आप वॉक कर रहे हैं, मैं कहता हूँ दुनिया भर की आप चीजें खाएं, सब कुछ खाएं, आप वॉक कर रहे हैं, आपको कोई चीज कुछ नहीं कह सकती। वॉक से बेहतर वर्कआउट, कोई जिम, देयर इज नथिंग। ठीक है, वो चीज हमारे यहाँ पर नहीं है। आप किसी भी पार्क में जाके देख लें, चंद एक लोग मिलेंगे आपको वॉक करते हुए, हॉस्पिटल्स में जाके देख लें तो लाइनें लगी हुई हैं। वो लोग उस टाइम जाके अपने आप को एक्सरसाइज मशक्कत करना शुरू करते हैं जब बॉडी के अंदर वो चीज, वो इम्यूनिटी, वो जान नहीं रहती। उस टाइम वॉक करने का मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा है, ये ऐसी कोई चीज है। और दूसरी चीज ये आ जाती है कि आप अगर अपनी खुराक में डेली नाश्ते में कम से कम आप एक दिन ड्राई फ्रूट्स ले लें, एक दिन फल खा लें, एक दिन सब्जियां खा लें, एक दिन जूसेस पी लें, पूरा एक प्लान ले लें 6 से 7 दिन का कि आज आपने ड्राई फ्रूट सिर्फ खाना है, आज आपने सिर्फ जूस पीना है, आज सिर्फ फल खाना है, आज सिर्फ सब्जियों का जूस पीना है। ये इस तरह की जब चीजें कर लेते हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। और ये सी बाकी जो रहा, आप सुबह को नाश्ता बेहतरीन करें, दोपहर का खाना स्किप करें और शाम को 6 या 7 बजे खाना खा लेना चाहिए। अच्छा, आप सजेशन दे रहे हैं कि 2 मील अगर दिए जाए तो ये बड़ी बेहतरीन एक डाइट हो सकती है। अच्छा, वैसे हम बड़ी सारी डाइट्स की बात करते हैं, डॉक्टर साहब की बात बड़ी अच्छी है इस एतबार से। कीटो, आपकी पोर्शन डाइट, आपकी प्रोटीन डाइट, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट, व्हाट्सएवर, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। लेकिन डाइट, मेरे ख्याल से जब मैं किसी को सुनती हूँ कि हम डाइट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो ये कह रहा होता है कि मैं खाना छोड़ रहा हूँ, जबकि डाइट करने का असल मकसद या असल मानी जो है वो अच्छी डाइट लेना है। आप सब खाएं, क्योंकि मैंने इस चीज को करके देखा ना, बिकॉज आई एम डन विद ऑल दिस काइंड ऑफ डाइट्स के भी मैंने कीटो भी कर ली, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। अब बारी है इस चीज की कि सब कुछ खाकर वर्कआउट कैसे किया जाए, सब कुछ खाकर कितनी तादाद में खाना है और किस किस टाइम खाना है। ये गेम सिर्फ टाइम की है जो कि हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। गेम साहब, आप इस एतबार से क्या कहेंगे? हम बच्चों की खासतौर पर बात कर रहे हैं, इतनी स्ट्रिक हो जाती है बच्चों की ये रूटीन कि रात को जागेंगे तो अंडरस्टूड सी कि हमें क्रेविंग्स होगी, हमने खाना खाना है, और कब खाना खाएंगे तो बच्चों का मेटाबॉलिज्म अगर बचपन में इतना ज्यादा स्ट्रगल करेगा तो बड़े होकर आपका इम्यून तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। जी देखें, जो अल्लाह पाक का निज़ाम कुदरत है वो औकात के ऊपर मुनहसर है, और दिन में काम और रात को आराम, ये फितरत का तकाज़ा है। और जब आप रात को जागते हैं तो वो खाली जागना आपके भूख के हवाले से या आपकी नींद के हवाले से मामला नहीं है। मखसूस टाइम ऐसा है जो कि इंटरनेशनल रिसर्च भी मौजूद है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का वो टाइम है जिसमें अगर आप नींद पूरी करते हैं तो आपके ब्रेन के जितने हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मलाइज होते हैं, आपके प्लेयर सेल्स, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर वर्क करते हैं। और अगर इन घंटों में अगर आप नहीं सोएंगे तो आप असाबी कमजोरी का शिकार होंगे, लॉस ऑफ मेमोरी का शिकार होंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होंगे। नंबर एक तो ये कि रात अल्लाह पाक ने आराम के लिए बनाई है, 11 से 4 या 11 से 3 का मखसूस टाइम है जो इंसान की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। दूसरे नंबर पे पहले वक्तों में आप ये देखें कि आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा थी, इनडोर एक्टिविटीज कम थी। अब दौर बदल चुका है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुकी है, बच्चे एक जगह बैठ के गेम खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं। पहले एक्टिविटीज थी, क्रिकेट खेली जाती थी, जनाब वो बैडमिंटन खेली जाती थी, इसी तरह मुख्तलिफ एक्टिविटीज थी जिसमें बच्चा फिजिकली तौर पे इन्वॉल्व होता था और वहां बीमारियां नहीं पैदा होती थी। अब सिर्फ मेंटली एक्सरसाइज है, बच्चा मेंटल अपने दिमाग को बहुत ज्यादा यूज करता है और फिजिकली बॉडी उसकी यूज नहीं होती, जिससे वाटर रिटेंशन पैदा होता है, और वाटर रिटेंशन इज द मेजर रीजन ऑफ ओबेसिटी। अच्छा देखिए, आप ओबेसिटी की बात करें, एक बात मेरी यहाँ सेकंड कर ले। हम अभी ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि चूंकि हम पहले ये देखते थे कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा आम था हमारे इर्द गिर्द के लोगों में या पाकिस्तान में। अरब कंट्रीज में हमने ये देखा है कि वहाँ पर शुगर बहुत ज्यादा थी, डायबिटीज, लेकिन अब डायबिटीज उतनी ही ज्यादा पाकिस्तान में आम हो गई है। हर दूसरा बंदा डायबिटीज का शिकार है, इवन दो कि यंगस्टर्स ज्यादातर कह रहे होते हैं कि हमारा शुगर लेवल या तो लो हो गया है या अप हो गया है। अब बच्चों में बचपन से इस चीज को किस तरह से कम किया जा सकता है कि बड़े होकर वो इस चीज का कॉज ना बने कि वो या तो फिर डायबिटीज में चेंज हो जाए या ओबेसिटी में या किसी एक्सवाइज़ चीज में? जी देखिए, डायबिटीज के जो इश्यूज हैं, अगर इसकी पूरी आप हिस्ट्री देखें, हार्मोनल डिसबैलेंस से भी होती है,
ओबेसिटी से भी होती है, और लाइफस्टाइल सेडेंटरी, खाया पिया बैठ गया, उससे भी होती है। तो हमें अपने बच्चों में वेरी फर्स्ट डे से ये अवेयरनेस पैदा करनी है बेटे कि आपने जंक फूड से भी अवॉइड करना है। अगर आपने जंक फूड खाया तो उसको यूटिलाइज भी करना है, ठीक है। मसलन अगर आप जंक फूड ज्यादा, फ्राइड चीजें ज्यादा यूज करेंगे, क्या होगा, छोटे बच्चों का लीवर फैटी हो रहा है आजकल, जो कि बुजुर्गों में या 60 साल से बाद की बीमारियां थी ये। अब आप छोटे मासूम बच्चों को देखें, लिपिड लेवल उनके बढ़ रहे हैं। क्या है जी, मुख्तलिफ किस्म की मायोनीज आ गई हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स आ गए हैं, केमिकल्स आ गए, वो बच्चे खा रहे हैं। जीआईटी सिस्टम बच्चों का इतना मुतासर हो चुका है जो आपकी शुगर के लिए नहायत खतरनाक है। आपका पूरा जीआईटी सिस्टम, जिससे आप जितनी भी आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं, वो आपको डिस्पेप्सिया कॉज करता है, बदहजमी करता है, आपके अंदर इनडाइजेशन के इश्यूज बनाता है। तो शुगर बेसिकली कोई एक ऑर्गन की खराबी की बीमारी नहीं है, बल्कि आपका लाइफस्टाइल की बेतदाली है। तो मैं वालिदैन से ये इल्तमास करूंगा कि एक हेल्दी बच्चे को, एक बच्चे की जिस तरह आप तालीम में परवरिश करती हैं, तो सेहत के मामले में भी उसकी बाकायदा परवरिश करें, उसकी अवेयरनेस करें, उसका लाइफस्टाइल, उसका सोना, उसका उठना, उसका जो है खाना पीना, उसके ऊपर कैलकुलेशन, पूरा कैलकुलेटर उस पर चलाएं, पूरी कैलकुलेशन करें कि अगर बच्चे ने एक टाइम ओवर मीट लिया है, ओवर मील लिया है, तो आप सेकंड टाइम उसमें एहतियात बरतिए। मतलब हमें हर चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मतलब हमने हर चीज को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि माँ बाप को ये लगता है कि बस बच्चों को खुराक देना जरूरी है और उनकी मर्जी की, उनकी पसंद की। आपने स्केजुलाइज करना है इस चीज को कि किस वक्त कौन सी खुराक बच्चे की जिसामत की या बच्चे की नशोनुमा के लिए जरूरी अमल है। लेकिन अब हम जरा हल की तरफ चलते हैं। बहुत सारी चीजों का हल बहुत सारी फॉर्म्स में हमारे पास मौजूद है। खुराक, अच्छी खुराक, नशोनुमा, ये तो एक ऐसी चीजें हैं जो कि कुदरती चीजें हैं जिस पर हम कोई इनकारी नहीं है। लेकिन अगर हम तरीका इलाज की बात करें तो होम्योपैथिक और इस तरह एलोपैथिक बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो कि इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बात है, मैं बहुत बड़ी हामी हूँ इस चीज की कि मैं होम्योपैथी को बहुत प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि एक चीज के लिए हमें इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है। अब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, हमें दस्ती आराम आ जाता है और वो फौरी आराम हमें लगता है कि यही मसले का हल है। होम्योपैथिक एक ऐसा तरीका इलाज है कि देर पा होता है लेकिन देर तक आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हमारे यहाँ पर लोग इंतजार नहीं करते, हम बेसब्रे से लोग हैं, हमें फौरी तौर पर हल चाहिए होता है, फौरी तौर पर इलाज चाहिए होता है। अब बच्चों के नशोनुमा के एतबार से भी होम्योपैथिक ने इतनी रिसर्च कर ली है कि कद बढ़ने के लिए भी, भूख लगने के लिए भी और अच्छी खुराक के लिए भी हमारे पास बड़ी एक रिसर्च मौजूद है। इस हवाले से क्या क्या आपके केसेस होते हैं जिसको आप कैटर करते हैं, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। जी, पहली बात तो ये कि अगर आप ये कह रही हैं होम्योपैथिक सुस्त तरीका इलाज है, देर से है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक गलत है। मैं एक एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमारे पास किडनी स्टोन के पेशेंट्स आते हैं, तो आपका एलोपैथिक में मैं किसी भी तरीके इलाज के खिलाफ बात नहीं करूंगा यहाँ पर। मैं से ये कहता हूँ कि एलोपैथिक में आप ये देखिए कि अब आके लेजर करना शुरू किया है, डॉक्टर लेजर करते हैं या एक साउथ थेरेपी उससे करते हैं ट्रीटमेंट, उससे भी पथरी निकलने के चांसेस नहीं होते। बाज़ बार पथरी जो है वो यूटर में आके फंस जाती है, तो उसके लिए भी फिर बाद में होम्योपैथिक की तरफ आना पड़ता है। एक पेशेंट को आप एडमिट कर रहे हैं, उसके स्टोन निकालने के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वो 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा, उसको काटा भी गया, उसका स्टोन भी निकाला गया, उसको फिर बोला गया आपने 15 दिन अब आराम करना है। अगर वही 15 दिन या 1 माह होम्योपैथिक अद्वियात खाने से, इस्तेमाल करने से आपका स्टोन रिमूव हो जाता है, आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन रिमूव हो जाता है, या आपके बॉडी में लाइपोमा है या इस तरह की चीजें हैं, फैट डिपॉजिट आ रहा है, ये वो चीजें हैं जो ऑपरेशन के बगैर मुमकिन है। तो वो अगर सॉल्व आउट हो जाती हैं तो वो फिर देर से तो ना फायदा हुआ ना, फायदा तो आपको हो गया, लेकिन जाहिर बात उसने थोड़ा सा टाइम लिया। अब ये डिपेंड करता है कि जो पथरी अंदर बन रही है वो कैल्शियम ऑक्साइड की है, वो किस चीज की है, वो हर पथरी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर में निकलेगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर का आप कोई पेशेंट हमारे पास कभी रेफर करें या मुझे बताएं कि उस बंदे को फियर बहुत है, लोगों से मिलने का फियर है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती, मैं उसको 5 कतरे होम्योपैथिक के दवा के देता हूँ। मैं कहता हूँ ये आप अपनी जुबान पर डाल लीजिए और ठीक 10 मिनट बाद मुझे बताएं कि आपको एंजाइटी या फियर है या खत्म हो गया, वो ठीक हो गया। ये मैं एक चैलेंज तो नहीं करता, एक रिक्वेस्ट है कि आप फिर भी कोई पेशेंट ऐसा में देने, तो इस तरह ये चीजें आ जाती हैं। और इसी तरह अगर बाकी रहा रिसर्च की, तो रिसर्च होम्योपैथिक के ऊपर दिन ब दिन हो रही है। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ इसके ऊपर कोई यूनिवर्सिटीज या ऐसा कोई रिसर्च सेंटर नहीं है कि जिसके ऊपर प्रॉपर की जाए। इंडिया में इस पर यूनिवर्सिटीज भी हैं, रिसर्च सेंटर भी हैं, बहुत काम कर रहे हैं वो लोग, अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पूरी दुनिया में होम्योपैथिक तरीका इलाज राइज है और बड़ा इफेक्टिव है। और वो लोग प्रेफर करते हैं नेचुरल तरीका इलाज को, होम्योपैथिक तरीका इलाज को वो लोग सबसे पहले प्रेफर करते हैं। उसके बाद ये एंटीबायोटिक में ये जितनी भी चीजें, ये अद्वियात हैं, ये एलोपैथिक, ये पाकिस्तान में
दवा तब लिख दी जाती है ना पेशेंट को, ठीक है जी जाइए इंजेक्शन लगवाएं, ये लगाएं, उसके साइड इफेक्ट क्या है आप वो पढ़े। मैं ये नहीं कहता होम्योपैथिक जो पाकिस्तान में है ये डॉक्टर हमजा बुखारी की इजाज़त है, ये 10-15 लोगों की है, ऐसा नहीं है। WHO इसको रिकमेंड करता है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इसको माना जाता है और लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं और इसकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े कॉलेजेस और बड़े बड़े जो है रिसर्च सेंटर है इसके ऊपर, और इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम। और इनके अद्वियात का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनका नुकसान कोई नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं होते हमारे अद्वियात के, कि ये आपके लिए बिल्कुल ये ह्यूमन के उसके जितने भी आपके इसके ट्रायल हैं अद्वियात की जितनी चीजें हैं ये सारी सेहतमंद इंसानों पर की जाती है। किसी भी जानवर के ऊपर इसका ट्रायल नहीं किया जा सकता कि ये आपको जानवर को देके फिर उसके रिजल्ट दिए जाते हैं। जैसा भी कोरोना चल रहा है तो 200 साल 100 साल पहले पीछे चले जाए आप, तो उसमें एक स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें भी होम्योपैथिक अद्वियात में स्वेन बहुत अच्छा उसने ट्रीटमेंट किया था। तो आज भी वही सिम्टम्स है, होम्योपैथिक बेसिकली सिम्टम्स के ऊपर आपके चलता है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको सर दर्द है या पेट दर्द है, दोनों की दवा चेंज हो जाएगी। और सिम्टम भी हर किसी के एक नहीं होते, सिम्टम एक नहीं होते, ठीक है जी। हम ये नहीं कहेंगे जी आपके सर में दर्द है आप यही दवा खा ले, पेट में दर्द है यही खा ले, नहीं। आपके सर में दर्द है राइट है तो दवा कुछ और हो जाएगी, लेफ्ट है दवा कुछ और होगी, पेट में दर्द है और होगी, टांग में दर्द है, घुटने में दर्द है, हर सिम्टम्स के ऊपर आपकी दवा चेंज होगी। लेकिन जरूरत यह है कि एक कॉम्पिटेंट एक मुस्तनद होम्योपैथ डॉक्टर हो जिसको आपको पता है कि ये बंदा ठीक है, ये रिज़्क़ हलाल खाने वाला है, ये हराम खाने वाला नहीं है। इसमें जो दवा देनी है वो प्योर होम्योपैथिक देगा और इससे अल्लाह पाक उसमें शफा भी देगा। बेसिकली नीड इस चीज़ की कि हमारे मुआशरे में हमारे जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक अवेयरनेस की जरूरत है कि भाई आप इसको भी आएँ, इसको भी अप्रिशिएट करें। अब तो बहुत ज़्यादा सहूलियात हो गई, ड्रैप का इदारा बन गया है, गलत दवा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो लोग करते हैं वो अपना ईमान ख़राब करते हैं, अपने साथ नहीं सिंसियर, लोगों के साथ नहीं सिंसियर, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बेसिकली तो ये चीज़ होती है कि लोगों की दुआएं। डॉक्टर साहब देखिए, हम नहीं कह सकते कि चलिए होम्योपैथी का तरीका इलाज जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाता है या बाज़-औक़ात आपको देर से रिजल्ट मिलते हैं लेकिन 110% आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एंटीबायोटिक चूंकि फौरी तौर पर आपको रिजल्ट देती है तो लोगों की प्रेफरेंसेस थोड़ी चेंज हो जाती है। लोगों को लगता है कि अगर कोई पेन है तो पेन किलर ही उसका वाहिद और फौरी हल है। मैं अपने लिए खुद इस चीज को जाती तौर पर एक्सपीरियंस किया है। मेरे अब्बा की 15 साल पुरानी डिजीज जो कि किसी चीज से ठीक नहीं हो रही थी, होम्योपैथिक पर इसलिए मैं जरा यकीन भी रखती हूँ और मैं इस पर बात भी करती हूँ क्योंकि अगर आप हकीम की बात करें या आप होम्योपैथिक की बात करें तो ये ऐसे तरीके इलाज जिनको हम कुदरती कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप जड़ी बूटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं या आप होम्योपैथिक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कुदरत के करीब रहकर इन बीमारियों का हल निकाल रहे हैं, बनिस्बत इसके कि कहीं ना कहीं सर्जरी तो हमारे पास हल है ही, एंटीबायोटिक तो हमारे पास हल है ही, लेकिन वहां तक जाने से पहले अगर हमारे पास कोई सोल्यूशंस हैं तो हमें उसे कैटर क्यों नहीं करना चाहिए या वो ऑप्शंस कंसीडर क्यों नहीं करने चाहिए। हकीम साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आप अगर हिकमत की बात करिए, आप जब किसी हकीम के पास जाते हैं तो आप ये सोच लेकर जाते हैं कि अगर मुझे फायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान भी नहीं होगा, जो कि एक बड़ी अच्छी थॉट है। हमारे बड़े भी हमें यही कहते हैं, हमने भी यही सुना है बचपन से कि अगर आपको कोई हल नहीं मिलेगा ना तो कम से कम नुकसान भी नहीं होगा। अब ये जड़ी बूटियों से अगर बच्चों की नशोनुमा के एतबार से बात किया जाए तो बड़ी सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है बच्चों को भूख लगाने के लिए, होम्योपैथिक में भी, और हकीम भी लोग सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चों को ये दें, बच्चों को इससे भूख लगेगी, ये अर्क पिलाएं भूख लगेगी, ये अर्क पिलाएंगे ओबेसिटी कम हो जाएगी। आप इन चीजों को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं और क्या क्या हमारे पास तरीके इलाज और चीजें मौजूद हैं जिससे बच्चों की नशोनुमा में मदद मिल सकती है? जी देखें, जो बच्चे सूखड़े का शिकार हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, उनको हर्बल में लाइम वाटर हम इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है, चूने का पानी जिसको हम कहते हैं, और ये मुख्तलिफ मेडिसिन में भी डलता है। इसी तरह कई हमारे मशरूबात हर्बल के अंदर ऐसे हैं जो फल फ्रूट का मजमूआ है। अब देखें, अनानास है, जिन बच्चों में B12 की कमी होगी या विटामिन C की कमी होगी तो अनानास आला तरीन चीज़ है। अगर ये मौसमी फल नहीं भी होगा तो डब्बों में आता है, तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को बेहतरीन नशोनुमा के लिए अनानास का आदी बनाएं। अनानास का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो बच्चों के अंदर जो जुनूनियत है, कई बच्चे आजकल ऐसे भी डिजीज आती है जिनमें बहुत जुनूनियत है, यानी वो कहीं मेहमान चले जाएं या किसी दफ्तर में या ऑफिस में आ जाएं तो वो बच्चे बैठते नहीं है, वो इधर जा उधर जा, ये शोर मचा, ये जुनूनियत है, ये बीमारी है ब्रेन की, तो उनमें अनानास का बड़ा आला इस्तेमाल है। इसी तरह बच्चों में शहद का इस्तेमाल करवाएं ताकि बच्चों की नशोनुमा अच्छी हो। फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि 4-5 माह का जो बच्चा जब माशाल्लाह ग्रोइंग एज में आ रहा होता है तो उसमें आप दूध के साथ देसी घी इसका इस्तेमाल करवाएं। कुदरती तौर पे बच्चों को आप बादाम और किशमिश की आदत डालें, ये आम चीज़ें हैं बादाम और किशमिश। मैं हमारे पाकिस्तान की बल्कि लाहौर की एक मशहूर बेकरी है और वो
कुदरती तौर पे जो खताई बनाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि प्लेटफॉर्म हमारा ऐसा है, उसके अंदर सूजी, बादाम, देसी घी और सोगी, ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स के साथ वो खताई बनाते हैं। और आप इमेजिन करें, कई बच्चों को मैंने एज अ कंसल्टेंट उनके वालिदैन को कहा कि वो कहते हैं नाश्ता नहीं बच्चे करते। मैंने कहा आप ये खताई रख लें, 2 खताई अगर बच्चा खा लेगा तो पूरे दिन की उसकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। ये वो तरीके हैं, जैसे आपने कहा कि हम बच्चों को किस तरीके से अवेयर करें। तो इसी तरह हर्बल के अंदर बहुत सी बाकमाल चीज़ें हैं। और फल फ्रूट का बच्चों को आदी बनाएं, हर फल, मौसमी फल जो भी होगा उसमें मुख्तलिफ न्यूट्रिशन पाई जाती हैं। इसी तरह आप बच्चों में सबसे जो अहम चीज़ है वो उनमें खाने की आदत को डेवलप किया जाए। ये एक अहम चीज़ है कि ये ना आप देखें कि बच्चा, जैसे आपने फरमाया कि बर्गर है, शवारमा है, वो बच्चा ये एक किस्म की, हम तो इसको भूसी कहेंगे, इसके अंदर न्यूट्रिशन को उसमें नहीं है पावर। तो इसी तरह वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को कुदरती चीज़ों से का जो है ना सहारा लें और बच्चों में अवेयरनेस पैदा करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब हम बच्चों को कुदरती चीज़ें देंगे तो बच्चे हमारे बीमार नहीं होंगे, सेहतमंद होंगे। और सर बात सारी ये कि जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि आपने कोशिश करनी है, उस दिन से वो काम, वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर आप घर की बात करें तो बच्चों की यकीनन रूटीन भी सेट होगी। हम चीजों को देख देख के, स्क्रीन टाइम बच्चों का इस नौयत का है कि हम जो देखते हैं हमें वो अपने डाइनिंग टेबल पर चाहिए होता है। तो आपने देना बच्चों को वही है, लेकिन आपने मेड फ्रॉम होम ये पॉलिसी अगर आप अपना लें तो आज का ये टॉपिक दोबारा से टॉपिक शो में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कि बड़ा आप इस चीज का ख्याल रखें कि अब अगर ये वबा इस दुनिया में आई है, पाकिस्तान वाले इससे लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में इक्वली लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता 20 साल बाद, 30 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो इस तरह की वबा अगर आ जाती है तो आप किस तरह से बच्चों को तैयार कर रहे हैं इस चीज के लिए। क्योंकि अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि वी हैव टू लिव विद द कोविड-19 और या इस जैसी वबा या इसके कोई ना कोई वेरिएंट, जैसे कि अभी चौथी वेव की हम बात कर रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट किसको नाम दिया गया है। तो वबा यही है, वायरस यही है, शक्ल बदल बदल कर अगर मुस्तकबिल में ये बच्चों को इफेक्ट करेगी तो आज बच्चों की ग़िज़ाइयत के लिए आप क्या सामान तैयार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे कि अगर हम हर चीज़ को देखें, हर तरीके इलाज को देखें, कुदरती चीज़ों को देखें, होम्योपैथिक, एलोपैथिक या फिर हम हकीम लोगों को देखें, कुछ भी, आपके वालिदैन जो है वो घर में रहकर किस तरह से बच्चों को इस चीज़ पर कन्विंस कर सकते हैं या फिर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके और उनकी ख्वाहिशात को भी मद्देनजर रखा जा सके कि आपने ये खाना है, ओके आपको ये दिया जाएगा लेकिन घर में बना के दिया जाएगा। और कैल्शियम और विटामिन डी की जो कमी की हम बात कर रहे हैं, हमने दूध की बात कर ली, इसके अलावा कुछ थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे खाएंगे तो ये कमी दूर हो सकती है बच्चों की। अच्छा देखिए, उसमें बेसिकली जो चीज़ें ना, इसमें आप बच्चों को जो घर में खिलाने की आदत डाल रहे हैं उसमें भी, जैसे पेशेंट मेरे पास आ गया, बच्चा वो खाना नहीं खाता, मैंने उससे पूछा बेटा खाना क्यों नहीं खाते, कहते मामा अच्छा नहीं बनाती, इसलिए बाजार से खाते हैं, ठीक है, टेस्ट नहीं होता। तो उसने अपनी वालदा के सामने बोल रहा है और उसका मियाँ जो वो बैठा हंस रहे हैं वहाँ पर, वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये चीज़ें भी जब आ जाती हैं थोड़ी सी, और उसके बाद अगर आप इसमें ग्रोइंग की कहें, कैल्शियम या विटामिन डी के लिए कहें, जो चीज़ आप खुराक से नहीं खा रहे या खुराक में नहीं ले रहे, तो वो फिर ये आप मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, फिर आप डॉक्टर्स को पे करते हैं उसका कि डॉक्टर साहब ये चीज़ है, बच्चे में कमी है, बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, बच्चे की आई साइट वीक हो गई है, तो इसके लिए कुछ दवा सजेस्ट कर दें। फिर हम सप्लीमेंट्स पे आ जाते हैं। अब होम्योपैथिक में बड़ी अच्छी सी दवाइयात हैं, जैसे एक लूसन से बनती है हमारी, अल्फल्फा के नाम से एक दवा है, 100-120 रुपए की सिर्फ दवा है, वो बहुत सस्ती है। अब हर बंदा बादाम या वो चीज़ें तो ऐसी नहीं ना अफोर्ड कर सकता कि वो अनार भी ले रहा है, वो बेचारा केले भी खा रहा है, तो वो 100 रुपए की 120 रुपए की दवाई 1 महीना चल जाती है। तो वो आप बच्चों को अगर 5 या 10 कतरे पिला रहे हैं तो आप बिलीव करें कि बच्चे की भूख, बच्चे की जो इम्यूनिटी है, जितनी भी कमी है वो बच्चे में सब पूरी हो जाती हैं, और विद इन 1 मंथ बच्चे का उसमें वेट भी गेन होता है और बाकी चीज़ें भी इंप्रूव कर जाती हैं विदाउट एनी भी किसी भी साइड इफेक्ट के, और बच्चा यूं खाता है माशाल्लाह कि आप छुपाते हैं कि जी बच्चा ये चीज़ ना खा ले। डॉक्टर साहब देखिए, बच्चे का कद भी बढ़ना होता है, बच्चे की नशोनुमा भी होनी होती है, वो तमाम चीज़ें जो आपके बच्चे की ग्रोइंग एज के लिए अहम फैक्टर्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें बच्चे के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन हम किस तरह से उसको रोक देते हैं या किस तरह से उसे परवाह नहीं चढ़ने देते या उसके लिए हम कोई कोशिश नहीं करते। आपको अंदाजा इस बात का तब होता है जब डैमेज इज डन, ये एक चीज हो जाती है तो हमें पता लगता है कि हम तो अगर ये कर लेते तो शायद ये हो जाता, ये कर लेते, लेकिन उस वक्त हमें ये बातें करने का फायदा नहीं होता। डॉक्टर, आप किस तरह से कंक्लूड करेंगे हकीम साहब इस बात को कि अगर तमाम चीज़ों को हम देखें तो हमें वक्त रहते इस चीज़ को रियलाइज कर लेना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों में ये कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए यही एज है जिसमें हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम उस एज में जाके रियलाइज करते हैं जब हम रिवर्स नहीं हो सकते।
तो आप क्या कंक्लूड करेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं यही कहूँगा कि कोई भी काम बर वक्त अगर कर लिया जाए तो वो हमारे लिए बड़ा सैर हासिल होगा। तो बच्चों के हवाले से जैसे हम हर्बल के अंदर आपने देखा है कि मोरिंगा का बड़ा जोर है, जिसको हम सुहांजना कहते हैं। ये वो सब्जी है जो हमारे मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर वाली साइड पे लोग आम खाते हैं, घरों में बनती है। लेकिन हमारे शहर के अंदर शायद लोग अब पिछले 2-4 साल से अवेयरनेस हो रही है मोरिंगा टी या मोरिंगा जो है वो, ये इसके अंदर तमाम न्यूट्रिशन पाई जाती है। मैं ये अर्ज करूंगा कि आप अपने बच्चों को मोरिंगा के नाम पे, मतलब मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो मैं डेली जब ये कोविड-19 का मामला शुरू हुआ तो मैंने 3-4 किस्म के कहवे घर में रखे और हमने उसको डिलीशियस किया। यानी उन कहवों में अगर मोरिंगा का जायका थोड़ा कसेला है तो हमने संदल डाल दी, थोड़ी सी सौंफ डाल दी, 1 आध इलायची डाल दी, तो ये वो जायका बन जाता है कि जो बच्चा बासानी पी लेता है। उसमें लेमन का आप थोड़ा सा टुकड़ा डाल लें, बिल्कुल निचोड़ लें और शक्कर में वो कावा बना के बच्चों को पिलाएं। तो ये वो चीजें हैं जिसको हम घर में एज अ रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि दूध में जिस तरह आप कस्टर्ड बनाते हैं, तो किसी दिन आप बच्चों को जौ का दलिया जो है, ये सुन्नत भी है और दूध में बना के दे दें, साबुदाना है, जबरदस्त सा टेस्ट हो ताकि बच्चे हाँ, खाने से इनकार ना करें। जी, तो ये अट्रैक्टिव चीजें हमने बनानी होती है जो कि हम नहीं करते। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन नई मदर्स के लिए आज का प्रोग्राम था। लेकिन आपने देख के इस चीज को रियलाइज करना होगा कि आपकी थोड़ी सी मेहनत से आपके बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो सकती है, उसका मुस्तकबिल और उसकी सेहत जो कि सारी जिंदगी उसके साथ रहनी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वो ग्रोइंग एज, ग्रोथ एज होती है जिसमें अगर आप बच्चे की खुराक का ख्याल रखेंगे, टाइमिंग का ख्याल रखेंगे तो उसकी नशोनुमा बेहतर हो सकती है। तो हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए इस चीज को, क्योंकि आने वाली जिंदगी, अब कहा जाता है कि खुराकें वो नहीं रही, देसी घी वो नहीं रहा, या फिर आप देखते हैं कि वो रोटियां, सालन और जो भी हम लोग घर में बनाते हैं उसको बनाने का तरीका भी वो नहीं रहा। तो अगर चीजें वो नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा और स्मार्टली प्ले करने के लिए अपने बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। इसी थॉट के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। कल सुबह टाइम से आप उठेंगे और अच्छा जबरदस्त सा टेस्टी सा नाश्ता बना के अपने बच्चों को जरूर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।